रतिका, सुबह उठकर सबसे पहले तुम क्या करती हो? सिमरन, सुबह सबसे पहले ना जो मेरी नींद डिस्टर्ब करता है वो होता है अलार्म। तो सबसे पहले मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ और अपने अलार्म को ऑफ करती हूँ। तो देखो, इसमें टेक्नोलॉजी शामिल है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा सिमरन, तुम बताओ, तुम जब सुबह उठती हो तो तुम सबसे पहले क्या करती हो? अरे मैं तो तांबे के बर्तन में ना पानी पीती हूँ। वाह, क्या तुमने सोचा है इसमें भी साइंस है? बिल्कुल। साइंस ने हर तरफ हमारे जीवन में जो है उसके साइंस के उपयोग को हम देखते हैं, हम समझते हैं। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसने हमारे जो ज़िंदगी है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसको बहुत ही तेज़ और आसान बना दिया है। और क्योंकि रतिका ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़े हैं। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी बिल्कुल। और स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर अलका शर्मा, साइंटिस्ट एच, मैनेजिंग डायरेक्टर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशा मेहंदीरता, एडवाइजर एंड हेड एट विमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अपने दोनों ही मेहमानों का हम डीडी मॉर्निंग शो में इस्तकबाल स्वागत करते हैं। जी, तो सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर अलका शर्मा आपसे। हम देखते हैं कि पिछले एक दशक में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ है उसमें लगातार चेंजेस हम देखते हैं। तो ये इनिशिएटिव हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं। सबसे पहले मेरा श्रोताओं को नमस्कार। मुझे इस स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक विषय न रहकर हमारे डे टू डे लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गया है। बिल्कुल। अब पिछले कुछ सालों में अगर आप देखो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जो उसका जो प्रगति हुई है और इसमें मॉडर्न डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है, तो उससे जो लोगों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और जैसे उदाहरण के तौर पे आप लीजिए तो कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज अगर कोई व्यक्ति साक्षर नहीं भी है, लिखना नहीं भी आता, तो वो भी ऑडियो मैसेज के जरिए वो अपना संदेश भेज सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी प्रकार अगर आप एनर्जी सेक्टर देखते हैं तो उसमें भी जो बदलाव आया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे थर्मल पावर है, सोलर पैनल्स हैं, विंड टर्बाइंस हैं, बैटरीज़ हैं, तो इसकी बहुत अहम भूमिका है। हेल्थ केयर में डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन्स, थेरेप्यूटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस की जो एडवांसमेंट हुई है। अब आप आज देखो टेलीमेडिसिन के ज़रिए दूर दराज के इलाकों में भी आप एक उपचार की सुविधा का प्रबंध कर सकते हैं और उपचार किया जा सकता है। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखो तो फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल विद सेफ्टी मेजर्स का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन्स एंड सेंसर्स का उपयोग मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स, सॉयल, वेदर कंडीशन के लिए किया जा रहा है। जहाँ तक नवाचार की आपने बात कही, तो नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण जो स्कीम्स हैं वो शुरू की थी, जो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। सो उसका जो प्रभाव अब हमें देखने को मिल रहा है, इसमें ट्रेंड में बदलाव आया है। तो जो जॉब सीकर्स थे वो अब जॉब क्रिएटर्स के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और अगर पिछले 8 वर्षों की बात की जाए तो मैं बायोटेक सेक्टर की बात करूं यहाँ पे अगर, तो बायोटेक स्टार्टअप जो है उसकी जो संख्या जो 50 थी, 8 वर्षों में बढ़कर वो 6000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। और हमारा जो मैं जिसकी अभी मैं हेड कर रही हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ बायरेक की, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो एक इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। उसके सतत प्रयासों से जो बायो इंक्यूबेटर्स देश में 6 हुआ करते थे वो 8 सालों में 75 हो गए हैं। तो इन सब से ओवरऑल जो एक बायोटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। जी।
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अहम भूमिका रही है बिल्कुल। और पिछले कुछ वर्षों में हमने इसको बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा है। बिल्कुल मैम, शुक्रिया आपका। और बखूबी आपने हमें समझाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में कहाँ कहाँ महत्व है। और जैसा कि आपने बताया कि आज हम केवल जॉब सीकर्स नहीं हैं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बन चुके हैं। इसी विषय पर डॉक्टर निशा मेहंदी रता, हम आपसे भी राय लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा शुभ प्रभात इस नए प्रोग्राम के लिए। ये आपने बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड शुरू किया जिसमें इस सेगमेंट में आप सब तरह के विचार और सब तरह की हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम सब श्रोताओं को। यहाँ पे जहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि एक ये तथ्य है कि जिन भी देशों ने बहुत विकास किया है, प्रौद्योगिकी और साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन देशों ने इसको एक आधार माना है। हमारे देश में भी अगर आप देखें तो नीति आयोग ने अभी ये घोषणा करी है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ 9 to 10% होगा और उसमें हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी तक रीच कर पाएंगे और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। अगर हम बात करें हमारे देश में किस तरह के हम आविष्कार कर रहे हैं और किस तरह से उनका उपयोग हो रहा है लोगों की लाइफ को बदलने के लिए, तो यहाँ अगर मैं बात करना चाहूंगी सस्टेनेबल गोल्स की, जो कि हर देश में 17 गोल्स हैं जो कि आधार माने जाते हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि हमें लोगों को एक बहुत अच्छा लाइफ देना है। और कुछ गोल्स जो मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग ये मूव कर रहे हैं कि पॉवर्टी कम हो, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, अफोर्डेबल हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन और बेसिक सुविधाएं जैसे कि पानी, हवा और एग्रीकल्चर, फूड, न्यूट्रिशन, ये सब हम बहुत अच्छी बेहतर तरीके से उनको प्रोवाइड कर सकें। और यहाँ पे युवाओं का और महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल भी माना गया है कि हमें उनको अच्छे मौके देने हैं, हमें उनकी स्ट्रेंथ, टेक्निकल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना है और महिलाओं का भागीदारी साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यहाँ कुछ मैं आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहूंगी। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे देश में, हमारा देश अब एक उभर कर आ रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेशन जो कि मैं कह सकती हूँ कि दुनिया के टॉप देशों में एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट के लिए। और स्पेशली पिछले एक दशक में हम लोग भारत तीसरे पायदान पर आता है जहां पे पब्लिकेशंस की बात आती है, साइंटिफिक पब्लिकेशन। हम यूएस, चाइना के बाद हमारा नंबर है, हम नंबर 3 पर हैं। यहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टेम ग्रेजुएट की तो हम नंबर 2 पर आते हैं। स्टार्टअप्स की जैसे अभी हमने बात करी तो स्टार्टअप एक नया ही एक स्तर पर हमने बहुत प्रोग्रेस करी है और हमारे अभी तक 90,000 स्टार्टअप भारत ने प्रोड्यूस किए हैं और उसमें यूनिकॉर्न 100 नंबर से ज्यादा है जहां पे हम 3rd पोजीशन में आते हैं। इसके अलावा पेटेंट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी नहीं, इनोवेशन की भी बात करते हैं जिससे लोगों को ग्रास रूट लेवल पे फायदा मिल सके, उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। साइंस को हमें ग्रास रूट लेवल पे लोकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ हम 9th पोजीशन में आते हैं पेटेंट में। और जहाँ पे हम लोग ये देखें, एक होता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें आप बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कहने में कि पिछले कुछ सालों में हम 81 पोजीशन में थे और अब पिछले साल हम 40th पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो ये ओवरऑल बताता है, दर्शाता है कि हम लोगों ने, भारत ने कितना ज्यादा काम किया है पिछले एक दशक में और हम उभर कर आ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग S&T पावर इन द वर्ल्ड। और बहुत से काम अभी हमें करने हैं स्पेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। आपने सब जानते ही हैं कि हम लोग मार्स में, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच पाई, चंद्रयान का भी पता है। और इसी तरह से बहुत से हमारे मिशन हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग प्लान कर रहे हैं और हम लोग उस पर कार्यरत हैं। तो बहुत सी और बातें हैं बताने की, लेकिन ये मैं समरी में यही सब बताना चाहूँगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे से डॉक्टर अलका और डॉक्टर निशा आपने हमें बताया कि किस तरह से साइंस और जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। और चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो स्पेस हो, इंफॉर्मेशन हो, हर जगह साइंस का इस्तेमाल होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अलका आपसे
पूछना चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हाल में बहुत विकास हुए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई हैं, तो इन सब का मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है देश को अधिक से अधिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना और देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले से उपलब्ध हैं उनको हमारा प्रयास है कि उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, और जो टेक्नोलॉजी अभी विकसित हो रही हैं या विकसित हो चुकी हैं लेकिन एक्सपेंसिव हैं तो उनको अपने ही देश में विकसित किया जाए, जिससे कि अफोर्डेबल प्राइस पे वो सब लोगों के काम आए। जैसे अब मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे कार्टी सेल टेक्नोलॉजी है, जीन थेरेपी है, तो इस पे काफ़ी एडवांस स्तर पर हमारे देश में रिसर्च कार्य चल रहा है। और अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसकी जो वजह से किसानों को कम समय में ज़्यादा लाभ होगा, उनकी जो पैदावार होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी मात्रा भी अधिक होगी, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की हम जब बात करते हैं तो उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो इन सब को करने के लिए जो हमारा मेक इन इंडिया, जो हमारी जो स्कीम है, जो हमारी इनिशिएटिव है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मैम। और साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी हमारे रिसेंट एडवांसमेंट्स हुए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी आपने भी हमें दी, और अब मैं निवेदन करूंगी कि डॉक्टर निशा मेहंदी रता आप भी हमें बताएं कि ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इनके पीछे के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, खास तौर पर क्या उद्देश्य हैं? हाँ, देखिए, हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल में और खासकर क्लाइमेट चेंज के कारण लोगों की डे टू डे लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट आया है। और ये ऐसा एक इशू है जो कि ग्लोबल इशू है, ये सिर्फ इंडिया सेंट्रिक नहीं है। बिल्कुल। और साथ में जैसे पॉवर्टी, हंगर, ये सब चीजें भी हम लोग उस पे काफी कुछ अनुसंधान कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे हम लोग प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाए। यहाँ पे जहाँ हमारे देश की बात आती है, हम लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पॉलिसीज बनाई हैं। अभी तक हम 4 साइंस पॉलिसी बना चुके हैं, जिसमें शुरुआती दौर पे सिर्फ साइंस पे महत्व दिया जाता था। फिर टेक्नोलॉजी आया कि टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी है, हमें वो लोगों तक उनके प्रोडक्ट्स पहुंचाने हैं। और अभी हमारी 5वीं पॉलिसी आ रही है, स्टेप पॉलिसी, जिसमें जोर दिया जा रहा है इनोवेशन पे। इसका मूल कारण, मूल उद्देश्य ये है कि हम लोग, भारत समर्थ है आईटी फील्ड में, हम लोग सॉफ्टवेयर में हमने ऑलरेडी एक मार्क बनाया है, और हर देश में हमारे साइंटिस्टों और इंजीनियर्स को मौका मिलता है काम करने का, उनको बुलाया जाता है और वो काफी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, हमारे देश में भी और बाहर भी। लेकिन एट द सेम टाइम जहां डेवलपमेंट की बात आती है, अब हम सक्षम होने जा रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करें, और कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी जो कि आम जन के लिए सब सुविधाएं सप्लाई कर सके। और यहाँ जो खास बात है वो है कि लोकेशन स्पेसिफिक, हमें लोकल एरिया, लोकल रीजन की प्रॉब्लम्स को समझ के, सोशल सर्कमस्टेंसेस को जान के जन जन तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार हमें उत्प्रेरित कर रही है। और उनका स्लोगन भी यही है, आत्मनिर्भर भारत और वोकल टू लोकल। हमें लोकल लेवल पे टेक्नोलॉजी पहुंचानी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि बहुत से ऐसे मिशंस हैं जो कि हमने अभी इसी साल लॉन्च किए हैं और पिछले कुछ सालों में भी, जहाँ साइबर फिजिकल सिस्टम, एआई, डेटा साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एरिया है। आप देखेंगे कि हेल्थ केयर में भी अभी, अगर आप पुराने जमाने में देखें तो वहाँ पे हेल्थ में अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर के पास तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अभी रोबोटिक्स, एआई के थ्रू माध्यम से घर बैठे बैठे ही होम, आपके डोर स्टेप पे ही ऐसी पैकेजेस होंगी कि अगर आपने अपना इंडिकेशन दिया कि आपको क्या वाइटल आपके ऑर्गन्स हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एआई से, रोबोटिक्स से वो चेक करके आपको प्रॉब्लम का ना ही इमीडिएटली उसका वो सॉल्व करेगा, पर सॉल्यूशन भी मिनटों में बहुत फास्ट पेस में बता देगा। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो कि रोबोटिक्स, डाटा साइंस के थ्रू हम लोग बहुत ही एडवांस वे में काम कर रहे हैं और हमारे मिशन भी लॉन्च हुए हैं। ऐसे एक क्वांटम साइंस मिशन है जो अभी पिछले महीने ही कैबिनेट में क्लियर हुआ है, और ये भी एक बहुत बड़ा मिशन है जो कि हमें कंप्यूटिंग और मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी देगा, और हमारा भारत बहुत सक्षम हो जाएगा सुपर कंप्यूटिंग में,
सुपर कंडक्टर में। यहाँ क्लाइमेट एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि क्लाइमेट के कारण बहुत ही हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट हो रहा है। और यहाँ एग्रीकल्चर भी एक सेगमेंट है जो हमारे किसान भाइयों को बहुत तकलीफ होती है। तो यहाँ पे एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इम्पैक्ट जो है एमिशंस का हर नेचुरल रिसोर्स पे, जहाँ पे पानी, कोस्टल एरिया और यहाँ पे आपदा जैसे कहीं पे फ्लड है, कहीं पे, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ हर तरह की विभिन्नताएं हैं और हर एक क्षेत्र की प्रॉब्लम भी अलग है। तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग जो बहुत बड़ा रोल निभाती है। अगर आपको याद होगा, बहुत साल पहले आपके मीडिया मित्र एक कार्टून दिया करते थे न्यूज़पेपर में, जिसमें मौसम विभाग की जो एक होता था के बारे में बताया जाता था, कि प्रेडिक्शन के बारे में। और आज का आप टाइम देखें, सुपर कंप्यूटर आ गए हैं हमारे पास में। वेदर प्रेडिक्शन हम 3 से 5 दिन का देते हैं, नाउ कास्टिंग देते हैं। उससे बहुत ही किसान भाइयों को भी बहुत फायदा हो रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, और लिस्ट बहुत लंबी है अगर मैं बताने लगूं। बिल्कुल डॉक्टर निशा, लिस्ट वाकई ही बहुत लंबी है। अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत दिन भी इसमें कम पड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगी कि साइंस टेक्नोलॉजी के आविष्कारों ने आम जीवन में बहुत ही बड़ा एक रेवोल्यूशन लेकर आई है, और लोग उसकी पावर को समझ रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और भारत सरकार बहुत ही तेजी से काम कर रही है। बिल्कुल, और हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स ही हैं जो आज हम इतनी तरक्की कर रहे हैं। तो डॉक्टर अलका, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे डॉक्टर निशा ने भी अभी कोविड का जिक्र किया है, तो कोविड के टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो हार्ड टाइम्स था उसे मैनेज करने में भी बहुत हेल्प की है। और वैसे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो हर वक्त, हर स्टेप पे हमारी मदद करती है। तो अगर स्पेशली हम कोविड की बात करें, जिस टाइम हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने भी आगे बढ़कर हिस्सा लिया, तो उस टाइम पे स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भूमिका थी वो कितनी अहम थी, क्या रोल रहा उसका? इसमें मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो इसको अगर हम सब लोगों ने कोविड के दौरान इसको एक अपॉर्चुनिटी को मानते हुए बहुत करीब से देखा, और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भूमिका थी बहुत अहम थी। और मैंने एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरेक के कोविड एक्टिविटीज़ के कोऑर्डिनेटर होने के नाते सब स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया, और हम सब ने एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया। और मिशन कोविड सुरक्षा, जो कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायरेक ने इम्प्लीमेंट किया, उसमें 4 कोविड-19 की जो वैक्सीन निर्मित हुई देश में, उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला। और ये वैक्सीन जो वर्ल्ड की फ़र्स्ट और इंडिया में बनी पहली बार डीएनए वैक्सीन है, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन, नेजल वैक्सीन, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। इसके अलावा कोविड-19 टेस्टिंग की एनहांसमेंट के लिए बहुत काम किया हब एंड स्पोक मॉडल में। और इनएक्सेसिबल एरिया जो हमारे देश के थे, जहाँ पर टेस्टिंग के लिए थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उसके लिए भी मोबाइल वैन को हमने वहाँ पे भी डिप्लॉय करने का प्रयास किया गया। और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारा, उसको स्ट्रेंथन किया गया, जैसे कि GCP कंप्लायंट क्लिनिकल ट्रायल साइट्स, इम्यूनोएसे लैब, एनिमल चैलेंज फैसिलिटीज़, बायो रिपोजिटरी, और इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम को भी स्थापित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा जो भागीदारी रही, क्वाड में, सेपी में, ACT एक्सीलरेटर में। यहाँ एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि जैसे उस समय हमने पैक्ट कहते हैं, पार्टनरशिप फॉर एडवांसिंग क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत 14 कंट्रीज़ को के 24 पार्टिसिपेंट्स को हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। तो इस ढंग से अगर आप देखते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सही में रामबाण का काम किया। डॉक्टर अलका शर्मा और डॉक्टर निशा मेहंदीरता, आप दोनों ने इतनी विशेष जानकारियां आज हमारे साथ साझा की हैं। हमारे इस सेगमेंट टेक ट्रेंड्स में आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।